अब ये है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका इंटीग्रेटेड मेथड। इसमें दो फॉर्मूले आते हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो एग्जाम में इसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं न्यूमेरिकल के, इसीलिए अच्छी तरह से इसको याद करना है। ये है आपका इंटीग्रेटेड मेथड, इंटीग्रेटेड मेथड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले हम करते हैं जीरो ऑर्डर के, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इसको डेरिवेशन करेंगे। इसका पहले डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हमने कहा ए गिव्स, कोई प्रोडक्ट बन रहा है और ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए नॉट है। ए नॉट इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी जो हमने शुरू में कंसंट्रेशन लिया उसकी तो ई नॉट है कंसंट्रेशन, और कुछ टाइम के बाद इसका ए कंसंट्रेशन रिमेनिंग बच जाता है। रिमेनिंग कंसंट्रेशन है जो इसकी वो ए बच जाती है आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। इसके लिए अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी डी ए अपॉन डी टी। माइनस साइन आता है क्योंकि रिएक्टेंट के लिए माइनस आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसकी पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये आपका रेट लॉ, सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन आ जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन होता है माइनस ए डी ए अपॉन डी टी, यानी कितना ए चेंज हो रहा है अपॉन टाइम टी में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना रिमेनिंग कंसंट्रेशन है उसकी पावर जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर जीरो हो जाएगा। ठीक है, आर का मतलब रेट होता है, तो रेट के लिए हम चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम देखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर जीरो पे। यहां तक समझ में आ गया? ये इससे लिख लो पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। Yes, said it. अब देखो इसके आगे करते हैं हम लोग। अब यहाँ से आगे आपको ध्यान रखना है कि अब आपको पता है किसी की भी पावर अगर जीरो होगी तो आंसर वन आ जाता है, हो जाएगा ये माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो के आ जाएगा ए की पावर वन। अब ए की पावर वन कितना होता है? वन हो जाएगा, तो यहाँ पे वन लिख देंगे हम लोग। अब इसको यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन मेथड है तो यहाँ पे लेना पड़ता है हमें टेकिंग इंटीग्रेशन। तो ये मैथमेटिकल पार्ट है, आपको डायरेक्ट आंसर करना होता है। इंटीग्रेशन का मतलब जब हम शुरू से लास्ट तक की सारी वैल्यूज को एक साथ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए इंटीग्रेशन वर्ड यूज होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन को ऐसे दिखाते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी? ए नॉट थी, बाद में कितनी बच गई? ए बच गई। यहाँ पे देखो टाइम शुरू में जीरो रहा होगा, उसके बाद टाइम क्या हो गया? टी हो गया। तो शुरू से और लास्ट तक की सारी जो जर्नी होती है उसको एक साथ हम समराइज कर सकते हैं इसमें। तो फाइनल हम यहाँ पे डायरेक्ट ही आंसर लिख देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे डी को हटा दो बस, यहाँ पे आ जाएगा केवल ए।
इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाता है, इसमें भी डी को हटाना है बस आपको, हो जाएगा माइनस के टी प्लस आई। आई यहाँ पे क्यों आ जाता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो उसका एक कांस्टेंट जरूर आता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है आई। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी है, तो जब भी आई की वैल्यू निकालनी है तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ये अभी से ध्यान रखना क्योंकि आगे भी आएगा ये। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है अगर मुझे आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो शुरू में जो ये रिमेनिंग था वो कितना रहा, ये रिमेनिंग रहेगा ए नॉट के बराबर, क्योंकि ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, और टाइम क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि शुरू में तो टाइम हुआ ही नहीं होगा कुछ भी। तो इसकी वैल्यू को यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो ये ए की जगह पे ए नॉट आ जाएगा और टाइम की जगह पे जीरो आ जाएगा प्लस आई हो जाएगा। तो यहाँ से आई आ जाएगा आपके पास ए नॉट, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब इस आई की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में, इसे लिख लो अब यहाँ से। Yes, I did. अब इसकी वैल्यू को रख दो, जो आई की वैल्यू से कहाँ रख देना, इक्वेशन सेकंड में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। बस अब क्या करेंगे, इस के टी को इधर ले जाओ, ए को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा के टी यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस में हो जाएगा। ए नॉट यहाँ पे ए माइनस में प्लस में था, यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, जीरो ऑर्डर की। मेन डेरिवेशन भी है लेकिन ये इक्वेशन भी याद रखनी है आपको, क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। यहाँ पे k क्या है, रेट कांस्टेंट है, t क्या है, जितना उसमें टाइम लगा हुआ है, टाइम टेकन। ए नॉट क्या है, ए नॉट है आपका इनिशियल यानी शुरू में कितनी कंसंट्रेशन थी, वो ए नॉट है। और ए क्या है यहाँ पे, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, बाद में टी टाइम के बाद कितना बच गया, वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। Yes, I did. डन। तो ये आपका हो गया पहला। अब इसमें एक और आता है हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, न्यूमेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर डेरिवेशन आता है तो आपको पूरा डेरिवेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, ये याद रखना है जीरो ऑर्डर के लिए। अब आते हैं हम लोग हाफ लाइफ, हटा दो इसे। Yes,
अब देखो हाफ लाइफ किससे कहते हैं, हाफ लाइफ। जैसे हमें पता ही चल रहा है हाफ का मतलब आधी जिंदगी, इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई चीज ये है तो ये हाफ, या तो हम बोलेंगे कितने टाइम में ये आधा खत्म हो गया, आधा डिसइंटीग्रेट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो हाफ लाइफ हो गया। ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। या फिर हम बोलेंगे कितना टाइम है जिसमें वो क्या हो गया, आधा रिमेनिंग है। आ रहा है समझ में, इसके दो डिफाइन होते हैं, दोनों का मतलब सेम है लेकिन लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है। हम बोलेंगे कितना टाइम लगा जिसमें ये अपना आधा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तो भी हाफ लाइफ है। या हम बोलेंगे कितना टाइम था जिसमें आधा क्या हो गया, रिमेनिंग बच गया, तो भी हाफ लाइफ है। समझ में आ रहा है? यस सर। पहले अगर कोई 10 ग्राम है तो हम बोलेंगे 10 ग्राम, अगर कोई चीज पहले 10 ग्राम है, 10 ग्राम, अब 10 ग्राम से, या तो हम बोलेंगे कि 5 ग्राम उसका डिस्ट्रॉय हो गया, तो जिस टाइम में उसका 5 ग्राम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर हम बोलेंगे जितने टाइम में उसका 5 ग्राम बच गया, कितना टाइम पीरियड लगा कि उसका 5 ग्राम बच गया, तो वो आपका टी हाफ हो गया, यानी हाफ लाइफ हो गया। तो हाफ लाइफ को कह सकते हैं द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड in which the substance remain its half, remain its half concentration, remain half of its remaining initial concentration, ठीक है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका हाफ कितने टाइम में रह जाएगा, वो है हाफ लाइफ। इसे डिनोट करते हैं टी हाफ से, denoted by T half, the time period in which the substance remain half of its initial concentration, जो शुरू में जितनी कंसंट्रेशन से उसका जितना हाफ रहेगा वो टी हाफ है, यानी हाफ लाइफ। या फिर आप कह दो कि जो डिस्ट्रॉय होगा हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम बोलेंगे डिस्ट्रॉय होगा या फिर हम बोलेंगे रिमेनिंग होगा। यस सर, डन। अब देखो इसे अप्लाई करेंगे जीरो ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर का भी हमने कहा था, अब इसे टी हाफ की वैल्यू निकालनी है जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर के लिए देखो टी हाफ कैसे आएगा। जीरो ऑर्डर के लिए अभी हमने कहा था k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी होता है। तो यहाँ पे दो चेंज हो जाएंगे। पहला जो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग कितना रहेगा, इनिशियल का हाफ रहेगा। इनिशियल हमारे पास ए नॉट है, इसका हाफ हो गया, और टाइम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, हाफ टाइम, यानी हाफ लाइफ। अब इसको यहाँ अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। जो रिमेनिंग होगा वो इनिशियल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब देखो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा k इंटू टी हाफ, इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू। पहले एक था, अब आधा बच गया तो आधा रह गया,
अब यहाँ से k को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टी हाफ का फॉर्मूला आ जाएगा a नॉट बाई 2k। तो ये दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, टी हाफ इज इक्वल टू a नॉट बाई 2k। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। Yes, sir, done. डन। तो ये हो गया आपका टी हाफ वाला। अब देखो इसके बाद है ग्राफ आता है बस इसका। तो ये ग्राफ करेंगे हम इसका। तो ग्राफ में इसमें पहला क्वेश्चन जो आपके पास पूछा गया है बोर्ड में वो ये है, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कंसंट्रेशन को, जैसे ए लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे लिख दिया टाइम, उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, तो इसका ग्राफ बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। अब इस t को यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। ठीक है, अब ए को इधर ले जाओ और टी हाफ टी को इधर ले जाओ तो हो जाएगा a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब भी आपको ग्राफ वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो पूरी बुक में एक ही सॉल्यूशन है इसका, वो है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। y का मतलब जिसे y एक्सेस में रखा है उसे एक साइड ले जाओ, तो y को हमने a को रखा है तो y को एक साथ ले गए। जिसे x एक्सेस में रखा है उससे दूसरी साइड ले जाओ, ये टाइम है, इसे x एक्सेस में रखा है इसे यहाँ ले गए। इसमें जो m आएगा ये स्लोप आता है, m हर हमेशा दिखाता है स्लोप को। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई देखो माइनस के। माइनस के का मतलब अपोजिट हो रहा है, और ये c होता है यहाँ पे इंटरसेप्ट। तो आपको पूछ लेता है उसमें बोर्ड में कि इंटरसेप्ट क्या होगा और स्लोप क्या आएगा। इंटरसेप्ट होता है ए नॉट और स्लोप होता है माइनस की। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? माइनस का मतलब अपोजिट बनेगा, तो ऐसे ग्राफ बनता है इसका। और इंटरसेप्ट कौन सी वैल्यू होती है? ये वाली। ये हो गया इंटरसेप्ट ए नॉट, स्लोप हो गया माइनस के। तो आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो आपको ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है और कौन सा ऑर्डर है। जैसे आपको एक ग्राफ दिखेगा आपको समझ जाना है इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखता है कि स्लोप है जो वो क्या होगा, माइनस के होगा। और तीसरा आपको पूछेगा इंटरसेप्ट क्या होगा। ये 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-2 नंबर में। तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा ए नॉट। और कितने भी ग्राफ के क्वेश्चन है वो एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, इसे लिख लो। Yes, sir, done. ये याद रखना आपको। एक और आ सकता है इसमें टी हाफ का, लेकिन टी हाफ से होगा नहीं, बस एक ही क्वेश्चन आता है इसका आपका ग्राफ का। ठीक है,
तो इतना याद रहेगा आपको आज के लिए। इसमें कोई डाउट है? नो सर। तो फिर कल करते बाकी, है ना, इसके आगे का। ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर।